प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हो बेटे? अच्छे हो? मैं अशोक मिश्र लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं केवीएस एनवीएस के लिए हिंदी की कक्षाएं। ठीक है? और ये हिंदी जो मैं करा रहा हूं, ये ऐसी हिंदी है बेटा, यदि आपने पढ़ ली तो पूरी तरह से आप हिंदी के टीचर ही बन जाओगे, परफेक्ट टीचर भी। ठीक है? एचटेट, सीटेट, केवीएस, एनवीएस, DSSS, इन सभी के क्वेश्चंस को लेकर के भी हम चलेंगे। और यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लर्निंग विद राधे राधे, और बेल आइकन भी दबाएं जिससे आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, बिना देर लगाए हम शुरू करते हैं। प्रेम से कहो राधे राधे। तो देखो बच्चों, ये आपका हिंदी का सिलेबस है बेटे। कोई भी हिंदी हो, ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी आती है, ठीक है, केवीएस के फॉर्म में निकलने वाले हैं। केवीएस है, एनवीएस है, DSSS है, एचटेट है, सीटेट है। तो ये सिलेबस आपका रहेगा हिंदी का। कंपटीशन की जो हिंदी आती है, सबसे पहले इसमें है वर्तनी, वर्णमाला, शब्दकोश, उच्चारण स्थान, शब्द प्रकरण, संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय, लिंग, वचन, काल, कारक, पदबंध, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, विराम चिन्ह, वाक्य प्रकरण, रस, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियां, और हिंदी भाषा, बोली, रचनाएं, और हिंदी साहित्य, और ये जो मैंने अंत में लिखा है पेडागोजी। पेडागोजी मीन्स शिक्षा शास्त्र, है ना, साइंस ऑफ टीचिंग, साइंस ऑफ आर्ट्स। तो ये जो है ना बेटा, ये शिक्षण शास्त्र है। ये केवल सीटेट में पूछा जाता है और कुछ कुछ केवीएस और एनवीएस में भी आता है। तो ये टॉपिक भी मैं आपको कराऊंगा, साइंस ऑफ टीचिंग, वे ऑफ टीचिंग। तो ये से कहते हैं शिक्षण शास्त्र। पढ़ाया कैसे जाता है, ये है हिंदी में पढ़ाना क्या है, और ये है पढ़ाया कैसे जाता है। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। एक एक टॉपिक मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाएंगे। देखो, सबसे पहले है हिंदी वर्तनी। कोई भी परीक्षा हो हिंदी की बेटे जिसमें हिंदी आती है, तो उसमें क्वेश्चन वर्तनी से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, जैसे देखो, जैसे परीक्षा में आपको यो मिलेंगे A, B, C और D। जैसे आपसे पूछ लेंगे इनमें से कौन सा शुद्ध है, अतिशयोक्ति, यह यो शुद्ध है ना, या फिर ये ठीक है। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा शुद्ध है? A, B, C और D। ये क्वेश्चन बेटा कई बार HSSC में भी, है ना, और DSSS में भी आया है, केवीएस में भी कई बार पूछा गया है। तो इसमें जो शुद्ध है ना, वो क्या है? देखो, वर्तनी का एक नियम होता है कि हिंदी में जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है, जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं। तो अतिशयोक्ति, इसमें जो शुद्ध है ना बेटे, वो कौन सा है? वो है बी। इसमें बी आंसर है, अतिशयोक्ति। अतिशय जमा उक्ति, गुण संधि हो गई है, और जो शुद्ध है वो ये है, अतिशय जमा उक्ति। देखो इस तरह से, अतिशय प्लस उक्ति, है ना, ए जमा उ मिलकर के ओ हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। इसमें पाणिनि का सूत्र लगा, अदेन गुणा आद गुणा, ठीक है, गुण संधि। तो अतिशय जमा उक्ति, अतिशयोक्ति, देखो पूरा शय
कई टीचर्स भी जो है ना आधा श लगाते हैं, वो बिल्कुल गलत होता है। तो अतिशयोक्ति में श आएगा, तालव्य श पूरा। तो पहचान लेंगे ना आप इसको। आगे देखिए बच्चों, इसके बाद देखिए आगे ऐसे ही शब्द है आशीर्वाद। आशीर्वाद है ना, इनमें से बताओ कौन सा ठीक है। तो मैंने आपको बताया इसमें जो शुद्ध है वो कौन सा है। तो देखो आशीर्वाद, इसमें ए वाला शब्द है। जो ऊपर वाला श होता है ना बेटे, ध्यान दीजिए, जो ऊपर वाला सॉरी र होता है, ये आ पर आएगा इसमें, आशीर्वाद। तो याद रखेगा ना, आशीर्वाद। तो इस तरह से इसमें एक र का नियम है, बड़े ध्यान से आप समझिएगा इसको। देखो बच्चों, देखो ये विरह होता है, ये विरह होता है, ये विरह होता है ना, ये विरह होता है, ये रह है आप जो देख रहे हैं। और एक रह इस तरह से भी होता है, जैसे आपने लिखा राम, आपने लिखा राष्ट्र, आपने लिखा सूर्य, आपने लिखा हरस्व, आपने लिखा प्रश्न। हिंदी में 5 तरीके से र लिखा जाता है, ये आपके समक्ष मैंने लिखा है बेटे। इनमें क्या अंतर है? देखो कोई भी र यदि वो पैर में लग गया ना बेटे तो वो पूरा है। एक नियम होता है हिंदी में, कोई भी अक्षर यदि वो पैर में लगा है तो वो पूरा है, जिसके पैर में लगा है वो आधा है। अब देखो प के पैर में रह है तो पै तो हो गया आधा और रह हो गया पूरा, है हो गया आधा, रह हो गया पूरा, पै हो गया आधा, रह हो गया पूरा, और ये पूरा है ही। केवल ये वाला आधा रह है, याद रखिएगा। जो रह ऊपर लगता है वो हमेशा आधा होता है, और जो पैर में लगता है वो हमेशा पूरा होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बिंदु है, कर लेंगे ना इसको, याद रखिएगा। झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। ये अकड़ा हुआ है, आधा है, ये झुका हुआ है, ये पूरा है, तो एक विशेष नियम है बेटे। कर लेंगे ना आप इसको। तो इसको बोलेंगे क्या? प्रश्न। इसे बोलेंगे रस्व, सूर्य क्योंकि आधा है, राष्ट्र राम। अच्छा, इस तरह का प्रयोग पूरी हिंदी में केवल ट और ड के साथ होता है, जैसे ट्रैक्टर, ट्राली, ड्रम, ड्रीम गर्ल, ठीक है, जो लिखते हैं ना आप इस तरह से। इस वाले रह का प्रयोग केवल टवर्ग के साथ ही किया जाता है। टवर्ग में भी ट और ड के साथ इसका यूज होता है, ठीक है। और ये जो खड़े वाला है इसको रेफ भी बोल देते हैं। इस तरह का प्रयोग पूरी हिंदी में ज्यादातर है के साथ ही होता है, हरस्व है ना। और जो ये वाला है बेटे, इसका प्रयोग द के साथ भी हो सकता है, द्रव्य है ना, ग्रह, प्रश्न। और जो ये वाला है ना बेटा, इसको आप बोल के देखिए, इसको आप बोल के देखिए। जैसे हमने शब्द लिखा अंतर्गत, ऊपर वाला है जिससे पहले बोला जाता है ठीक उसके ऊपर लगता है। तो देखो अंतर्गत, यहां पर साउंड आ रही है ना, अंतर्गत, तो ग से पहले साउंड आई तो ग के ऊपर लग जाएगा, अंतर्गत। ऐसे ही बेटे अंतर्मन, तो म से पहले साउंड आ रही है अंतर, तो म के ऊपर लग जाएगा अंतर्मन। लेकिन ऊपर वाला र लगता हमेशा स्वर पर है। अब आप कहेंगे कि जी म में कौन सा स्वर है? लगता हमेशा स्वर पर है, या यूं कहिएगा लगता हमेशा मात्रा पर है।
तो म में कौन सा स्वर है? अ। ग में कौन सा है? अ। तो अ पर लगा हुआ है बेटे। ऐसे ही शब्द है आशीर्वाद, देखिएगा आशीर्वाद, ये आशीर, तो व से पहले साउंड आ रही है तो व के ऊपर लगेगा, ठीक है। आशीर्वाद पर व के साथ कौन सी मात्रा है? आ की, तो वा की मात्रा में लगेगा आशीर्वाद। इसे कहते हैं वर्तनी। एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से पक्का आता है, स्पेलिंग मिस्टेक कर लेंगे। आगे देखिए, ऐसे ही मान लो हमको लिखना है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। अब देखो बेटे, अंतरराष्ट्रीय, तो र से पहले र की साउंड आ रही है तो र के ऊपर र लगेगा, लेकिन साथ में आ है तो यह लग जाएगा अंतरराष्ट्रीय। विसर्ग संधि हो जाएगी अंतः प्लस राष्ट्रीय, पहचान लेंगे ना। ऐसे ही बेटे अंतरात्मा, इसको ऐसे लिखेंगे, ये शुद्ध है, इसमें विसर्ग संधि है अंतः प्लस आत्मा, अंतः प्लस आत्मा। विसर्ग से परे स्वर हो तो विसर्गों को र हो जाता है, नियम है पढ़ने का। तो अंतरात्मा कर लोगे ना, इस तरह से हो गई, ऐसे लिखेंगे इसको। ऐसे ही बेटे शब्द है पुनर्जीवित, पुनर्जीवित। क्या आप बता सकते हैं कि र कहां आएगा? अब देखो, इसको बोल के देखिए, पुनर्जीवित, तो यहां पर है साउंड है पुनर्जीवित, तो ज से पहले र बोला जा रहा है तो ज के ऊपर आएगा, पर ज के साथ मात्रा कौन सी है? बड़ी की, तो यहां पर लग जाएगा पुनर्जीवित। विसर्ग संधि इसमें हो जाएगी पुनः प्लस जीवित। नंबर नहीं कटने देंगे, क्लास लगाते रहिए और पेपर में जाने से पहले इस टॉपिक को एक बार देखे जाए, कर लेंगे बेटे। तो इसे कहते हैं वर्तनी, शुद्ध अशुद्ध, है ना। ऐसे ही कई बार क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जैसे शब्द है चार दीवारी, ये कई बार पेपर में आया। ये शुद्ध है बेटे, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना चार दीवारी, तो उसमें है की साउंड आती है, चार दीवारी, तो ये शुद्ध है चार दीवारी। ये कई बार स्टेट में, कई बार DSSB में भी पूछा गया है, तो कर लेंगे आप सभी। तो ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है, चार दीवारी। ऐसे ही बेटे शब्द है, अब देखो एक शब्द है ये कार्रवाई, एक शब्द है ये कार्यवाही। अगर पूछा जाए कौन सा ठीक है तो ध्यान दीजिएगा, दोनों शब्द शुद्ध हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। कैसे? अब देखो, कार्रवाई और ये है कार्यवाही, इसका मतलब होता है बैठक, और इसका मतलब होता है कानूनी कार्य करना, एक्शन लेना, है ना। मैं उस पर कड़ी कार्रवाई करूंगा, यानी कि उसके विरुद्ध तुरंत एक्शन लूंगा मैं, तो कार्रवाई। और ये पार्लियामेंट की जो मीटिंग चल रही है उसे बोलते हैं कार्यवाही चल रही है, तो उसमें इसका यूज होता है, ठीक है दोनों। तो बेटा इस तरह से इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पेपर में हर बार मिलते हैं, तो पहचान लेंगे ना आप। तो इसे कहते हैं वर्तनी। ऐसे शब्द है बीमारियां, अब देखो ध्यान दो, ये शब्द है बीमारियां, है ना। ऐसे शब्द है इकट्ठा, तो बेटा इकट्ठा में कै पूरा आएगा, इकट्ठा ये शुद्ध है, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दोनों शुद्ध है, लेकिन आधा के यदि आपने लगाया तो वो अशुद्ध हो जाएगा, इकट्ठा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे ही वर्णमाला में से क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, मान लो आपसे ये पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है, तो 52 वर्ण है, 52। कि हिंदी में अयोगवाह स्वर कितने होते हैं, तो हिंदी में अयोगवाह स्वर 2 होते हैं, कौन कौन से? ध्यान दीजिएगा, अंग और ए, इन्हें कहते हैं अयोगवाह स्वर। इनकी संख्या कितनी है?
ये कई बार क्वेश्चन एचटेट में, केवीएस में, एनवीएस में पूछा गया है। तो एक एक टॉपिक को हम बड़ी डीपली से करेंगे और हिंदी में आपका नंबर कटने देंगे नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। याद रहेगा ना? तो आयोग होगा ऐसे ही आपसे पूछ ले कि जो ये क्ष है इसका वर्ण विच्छेद क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा, क प्लस श प्लस आ, ये इसका वर्ण विच्छेद है। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आएगा। ठीक है बेटे, क जमा श जमा आ, और या फिर ये बनेगा क प्लस श, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब इसमें आ मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा, एक आधा एक पूरा। फिर वर्णमाला में से क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं, किस तरह से, जैसे शब्द है राम, तो राम शब्द में कितने वर्ण हैं, राम शब्द में कितनी मात्रा है, राम शब्द में कितने अक्षर हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, वर्ण किसे कहते हैं? अखंडित ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अभी तक आप पढ़ते हैं ना, वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके उसे हम वर्ण कहते हैं। तो देखिए, र प्लस आ प्लस म प्लस आ, तो कितने वर्ण हो गए? 1 2 3 4। तो राम शब्द में 4 वर्ण है। ठीक है। फिर है राम शब्द में मात्रा कितनी है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, स्वरों का ही दूसरा नाम मात्रा होता है। ध्यान दीजिएगा, स्वरों को अच भी कहते हैं। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में स्वरों को अच कहा है। स्वरों का दूसरा नाम अच, व्यंजनों का दूसरा नाम हल, और स्वरों का एक नाम और है मात्रा, है ना, मात्रा, क्योंकि मात्रा की प्रधानता होती है स्वरों में। हर्ष स्वर में 1 मात्रा, दीर्घ स्वरों में 2 मात्रा, पुरुष स्वरों में 3 मात्रा, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक भी इनको कहा जाता है। अब देखो मात्रा कितनी है, अब एक तो देखो एक ही ये मात्रा है, एक ही है, यानी कि केवल जब हम मात्रा काउंट करेंगे तो हम केवल स्वरों को देखेंगे। तो एक तो ये स्वर है, एक ये स्वर है, इसमें 1 मात्रा, इसमें 2 मात्रा, हर्ष स्वर की 1 मात्रा, दीर्घ स्वर की 2 मात्रा, तो बेटे राम शब्द में 3 मात्रा हो गई। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। ऐसे ही बेटे राम शब्द में अक्षर कितने हैं? जब व्यंजन वर्ण में स्वर जोड़ दिया जाता है तो एक अक्षर होता है। ध्यान दीजिएगा, अब देखो र में आ जोड़ दिया तो रा, और म में जोड़ दिया तो म, राम में 2 अक्षर है। तो राम शब्द में वर्ण पूछा जाए तो 4 वर्ण हैं। वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके उसे हम वर्ण कहते हैं। और मात्रा, स्वरों का ही दूसरा नाम मात्रा होता है, स्वरों का ही एक और नाम अच होता है ना। और हर्ष स्वर की 1 मात्रा, दीर्घ स्वर की 2 मात्रा, तो कुल हो गई 3 अक्षर। किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण में जब हम स्वर जोड़ देते हैं तो एक अक्षर बनता है। तो राम में 2 अक्षर हो गए। ऐसे ही हम हर शब्द को कर सकते हैं, पहचान लेंगे, आगे शुरू करें। तो इस तरह से है ना। फिर ऐसे ही बेटे शब्दकोश, भाई कौन सा पहले आएगा, है ना। जैसे जैसे शब्द है अकबर, है ना, चंद्रगुप्त, पृथ्वीराज, कोई भी ऐसा शब्द हो सकता है। जैसे अकबर है, चंद्रगुप्त मौर्य है, पृथ्वीराज चौहान है, महाराणा प्रताप है। और आपसे पूछा जाए कि इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, तो आप वर्णमाला में देखिए, वर्णमाला की स्टार्टिंग अ से होती है, पहले स्वर आते हैं, अ आ ई से शुरुआत होती है ना। और फिर अंत में स्पर्श व्यंजन देखिए, क से शुरू होते हैं, क से म तक होते हैं ना, म तक, अ फ ब भ म। तो देखिए ये हो गया ए अकबर, तो स्वर पहले है तो स्वर इसमें है।
अब ये हमारे स्पर्श व्यंजन है ना। तो पहले कवर्ग है, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो कवर्ग इसमें से कोई नहीं, चवर्ग ये है तो ये भी हो गया। फिर पवर्ग प फ ब ब म, तो ये सी और ये डी। तो इस तरह से महाराणा प्रताप डी हो जाएगा, अकबर ए हो जाएगा। तो ये पूरा टॉपिक है, बड़ी डिपली से करेंगे हम इसको, आगे देखिएगा। ऐसे बेटे उच्चारण स्थान, जैसे पूछा जब पै का उच्चारण स्थान क्या है, तो पै बोल के देखिए। प जैसे पै बोलते हैं तो ओष्ठ, ओष्ठ से मिलता है, तो प का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, है ना। ऐसे ही क का उच्चारण स्थान क्या है, क। देखो यहां हाथ रखिए तो कंठ में वाइब्रेशन पैदा होता है, तो क का कंठ हो जाएगा, है ना। इस तरह से आ ए का भी कंठ है। पाणिनि का सूत्र है ना, अकूह विसर्जनीया नाम कंठ है, ईचु यशा नाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता, रूपु पद्मनिया नाम औष्ठव। तो इस तरह से सूत्र है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा ये उच्चारण स्थान। फिर ऐसे ही बेटे शब्द प्रकरण। अब शब्द टॉपिक में तत्सम तद्भव देशज विदेशज संकर रूढ़ यौगिक योग रूढ़, है ना। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विलोमार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो अनेक प्रकार के शब्द पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही युग्म शब्द भी पूछते हैं। जैसे शब्द है उपलक्ष्य, ऐसे ही शब्द है उपलक्ष्य। इनमें क्या अंतर है ना। ऐसे शब्द है अली, फिर ऐसे शब्द है अली। तो कोई भी ऐसा शब्द हो सकता है। शब्द है प्रसाद, शब्द है प्रासाद। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इन्हें कहते हैं युग्म शब्द। ये दिखने में, बोलने में मिलते जुलते से लगते हैं, पर इनमें अंतर होता है। जैसे शब्द है प्रसाद, प्रसाद का मतलब होता है कृपा, और प्रासाद मीन्स महल, है ना। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य माने होता है अवसर। जैसे बोलते ना दीपावली के उपलक्ष्य में अवकाश रहेगा, दशहरे के उपलक्ष्य में अवकाश रहेगा। और उपलक्ष्य माने उद्देश्य, जो छोटे उद्देश्य हैं मैं बोलते ना उपलक्ष्य। तो मीनिंग है ना, जिनका उच्चारण लगभग एक जैसा होता है पर अर्थ बिल्कुल अलग होता है, उन्हें कहते हैं समानोच्चरित भिन्नार्थक शब्द, या युग्म शब्द कह लीजिएगा। ऐसे शब्द है अली, अली, अली मीन्स भ्रमर, और अली, अली आए तो सखी। भ्रमर समझते हो ना। जैसे मैं कहूं कि भ्रमर कोई कुमुदिनी पर मचल बैठा तो हंगामा, ये वो वाला भ्रमर है कि भ्रमर कोई कुमुदिनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे मन में कोई ख्वाब पन बैठा तो हंगामा, अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। कुमार विश्वास की बड़ी फेमस कविता है पगली लड़की। तो ध्यान दीजिएगा, अली मीन्स भ्रमर, अली मीन्स सखी। तो देखो मीनिंग अलग है ना बेटा, तो इन्हें कहेंगे हम युग्म शब्द। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके मीनिंग अलग अलग होंगे। ऐसे देखिएगा, जैसे शब्द है स्रोत, ऐसे शब्द है स्त्रोत, स्तोत्र और श्रोत्र। इसमें प्राय है बच्चे क्या टीचर भी कंफ्यूज रहते हैं। देखो स्रोत, स्रोत मीन्स उत्पत्ति, स्रोत मीन्स उत्पत्ति, और स्त्रोत, स्त्रोत मीन्स साधन, और स्तोत्र माने स्तुति या सूक्त, और श्रोत्र माने कान। तो देखो बेटे ये मिलते जुलते से हैं पर मीनिंग बिल्कुल अलग है ना। ऐसे डिवोशन देखिए, सम्मिलित, दूसरा देखो सम्मिलित,
अब सम्मिलित का मतलब होता है शामिल होना, शामिल है ना, शामिल, और सम्मिलित माने सम्मिश्रण, सम्मिश्रण। तो बच्चों पहचान लेंगे ना, इन्हें कहते हैं युग्म। देखो स्रोत माने उत्पत्ति, जैसे मैं कहूं कि गंगा का स्रोत हिमालय है, गंगा का स्रोत हिमालय है। स्रोत साधन, जैसे प्राचीन भारत को जानने के 4 स्रोत है, साधन है। सोर्स मीन्स स्तोत्र, स्तुति, संग्रह है ना, सूक्त। श्रोत्र माने कान, पहचान लेंगे बेटे। अब देखो सम्मिलित मीन्स शामिल होना, और सम्मिलित माने सम्मिश्रण, घुलनशील। ये तो केवीएस में भी आया था और DTSS में भी, स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछा गया था। तो बेटा इस तरह से अनेक क्वेश्चन जो है आपके हिंदी में बनते हैं। तो ऐसे ही हम है ना प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से करेंगे। अब ऐसे ही आपके आगे जैसे शब्द आ गया 29 या 19, 49। अब मान लो आपसे पूछिए अभी 19 में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए उत उपसर्ग है, उन उपसर्ग है, उन उपसर्ग है ना। 19 में कौन सा उपसर्ग है? बोलो जल्दी से। इसमें ये वाला उपसर्ग है, क्योंकि ये उपसर्ग नहीं होता, ये होता है। ठीक है, तो ये एक नियम रहेगा 19। हाँ, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो ये भी ठीक है, उन उपसर्ग है 19। पहचानेंगे ना? तो ये इंपोर्टेंट बिंदु है, उपसर्ग पढ़ते हैं, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं बेटे। ऐसे शब्द है पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है? तो परि जमा आवरण, परिउपसर्ग है ना। क्योंकि उपसर्ग वे होते हैं जो शुरू में लगते हैं और शब्दों के टुकड़े होते हैं, और जब हम उनको निकाल लेते हैं तो सार्थक शब्द बचता है। ठीक है बेटे, ऐसे ही सज्जन में सब उपसर्ग है। तो इन्हें, तो ये भी एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। ऐसे ही देखो रस अलंकार है ना, रस अलंकार भी हिंदी में है। जैसे मैं कहूं नजर बाग में नजर से हमने नजर चुराते नजर को देखा, नजर पड़ी जब नजर के ऊपर तो नजर से घायल नजर को देखा। इसमें कौन सा रस है? इसमें श्रृंगार रस है। अलंकार कौन सा है? क्योंकि नजर नजर शब्द के मीनिंग अलग हैं, तो ये हो जाएगा यमक अलंकार। यमक मीन्स जोड़ा, जहां पर एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और मीनिंग अलग हो, तो वहां पर बेटे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार हो जाएगा। पहचान लेंगे ना? जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो घटा माने बादल और घटा माने कम हो जाना, मीनिंग अलग है, यमक अलंकार है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना माने पति, सजना माने श्रृंगार करना, मीनिंग अलग है, यमक अलंकार है। जे 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है, 3 बेर माने 3 बार खाती थी, और 3 बेर माने 3 बेर के फल, तो मीनिंग अलग है। पहचान लेंगे? जब आंख लगती है तब आंख कहां लगती है? आंख तो वहीं लगती है जहां आंख लगती है। अब देखो आंख लगना के भी जोड़े हैं। आंख लगना माने प्यार होना, आंख लगना माने नींद आना। जब प्रेम होता है तो नींद कहां आती है? मीनिंग अलग हो गया, तो यमक अलंकार हो गया। तो बेटे इस तरह से हिंदी में 9 रस भी होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विवत्स, अद्भुत, शांत। पूछ सकते हैं वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो वो है उत्साह। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि चंदासी चकोरी से कभी बात न होती, गर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती। इसमें श्रृंगार रस है। जहां ब्यूटी का वर्णन हो वहां श्रृंगार रस है। जहां प्रेम, मोहब्बत, लवरी का वर्णन हो, लवरी का वर्णन हो, वहां श्रृंगार रस होता है। तो इसमें श्रृंगार रस हो जाएगा। पहचान लेंगे ना? इसमें श्रृंगार रस है। जैसे मैं कहूं कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है,
मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कहीं कबीरा दीवाना था, कहीं मीरा दीवानी है। यहां सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। इसमें श्रृंगार है। ऐसा ही फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। जहां पर लबर लबरी का वर्णन है, प्यार मोहब्बत का वर्णन है, वहां पर श्रृंगार रस। थोड़ा सा चेंज कर दो, गोबर सा चेहरा तेरा, थेपड़ी सी मुस्कान है। रूप तेरा देख के, रंग तेरा देख के बैठोड़ा भी हैरान है। तो इसे सुनकर के हंसी आ रही है, तो ये हास्यरस हो जाएगा। कौन सा होगा? हास्यरस होगा। पहचान लेंगे? इश्क में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था, तेरी उल्फत में धुएं हैं मुझे मालूम न था। तेरे कांधे पर सर रख के बैठा था मैं शाम को, तेरी जुल्फों में जुएं हैं मुझे मालूम न था। तो इसमें हो जाएगा हास्य रस। यानी कि जिस पंक्ति को सुन करके मन में हंसी आए, हंसी उत्पन्न हो, तो वो हास्य रस। पहचानेंगे? पंक्ति को तुरंत देखते ही पहचानेंगे इसमें ये रस है। जिसे मैं कहूं पहचानना कौन सा रस है, इसमें उत्तर देना कौन सा रस है। एक पंक्ति में आपसे पूछता हूं, इसमें श्रृंगार है, हास्य है, करुण है, शोक है। उत्तर देंगे आप कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा। तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं तो सत्तू सपरेटा हूं। तुम ऐसी घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूं। तुम नई मारुति लगती हो, मैं स्कूटर लपरेटा हूं। तुम हो पूनम का ताजमहल, मैं काली गुफा अजंता की। तुम हो वरदान विधाता का, मैं गलती हूं भगवंता की। इस तरह अगर हम चुप चुप कर आपस में प्यार बढ़ाएंगे, तो एक रोज तेरे डैडी अमरीश पुरी बन जाएंगे। वे हड्डी पसली तोड़ मुझे भिजवा देंगे जेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तो इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार है, हास्य है? कमेंट में लिख करके आप जरूर बताएंगे, ठीक है। और ये आपका हिंदी का सिलेबस, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद राधे राधे को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा जल्दी से इसे सब्सक्राइब करिए। और बेस्ट हिंदी का पहलवान बना देंगे आपको, हिंदी का मास्टर एक्सपर्ट जबरदस्त बना देंगे। और हिंदी में आपका नंबर नहीं कटने देंगे, ये आपसे वादा है। तो प्रेम से कहो राधे 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 राधे।